हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे टाइम सीरीज एनालिसिस की वीडियो नंबर 3 है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेशनरी डाटा के ऊपर। ठीक है। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये 3 रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अगर आपको ये 3 रिक्वायरमेंट आती है तो ये वीडियो समझने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। जिसमें से पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखनी है टाइम सीरीज के ऊपर। फर्स्ट वीडियो हमने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बनाई थी कि एक टाइम सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा हमने बनाई थी टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन के ऊपर। तो ये दोनों वीडियोस अगर आपने देखी है तो ये वाली वीडियो से आप कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपको मैथ्स आनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैथ्स का थोड़ा इस्तेमाल है। और क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो थ्योरेटिकल होने वाली है तो थोड़ा बहुत आपका दिमाग खराब होगा। ठीक है। अब चलते हैं स्टेशनरी डाटा के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि एक टाइम सीरीज को स्टेशनरी बोला जाता है जब उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी मीन, वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन ना टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या होता है, एक टाइम सीरीज डाटा में एक डेट कॉलम होती है और आपकी एक वैल्यू कॉलम होती है, बेसिकली जो आप मेजर करना चाहते हैं। अब वैल्यू फिलहाल मेन टेम्परेचर ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे अलग अलग डेट के लिए होगी, जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 2025 के लिए यहाँ पे मीन टेम्परेचर होगा, मान लो 35। ऐसे ही फिर 2 जनवरी के लिए होगा। ठीक है। यहाँ पे 36। ऐसे करते करते आपका ये पूरे महीने के लिए आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है। 37 या 33 ऐसे करके वैल्यू चलेगी। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस टाइम सीरीज की जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि मीन, वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब मीन किस चीज का? तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज का मीन निकालना चाहते हैं, मतलब किस विंडो के लिए मीन निकालना चाहते हैं। अब विंडो क्या होता है? बेसिकली विंडो होता है कि कितने डेटा पॉइंट्स का आप एक साथ मीन निकालना चाहते हैं, उसी को विंडो बोला जाता है, कितने डेटा पॉइंट्स का। और ये सीरियल वाइज रहता है। विंडो हमेशा क्या रहता है? सीरियल वाइज रहता है। सीरियल वाइज मतलब कि आप शुरू से डिसाइड करेंगे कि आप कितने डेटा पॉइंट्स का एक साथ मीन निकालना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं विंडो ले रहा हूँ 4 की, इसका मतलब मैं पहले 4 डेटा पॉइंट्स को लूंगा, 1 2 3 4, इसका मीन निकालूंगा पहले मैं। ठीक है, इसका मीन निकालूंगा। फिर मैं नेक्स्ट 4 पॉइंट्स का, मैं 35 को नहीं लूंगा, फिर मैं 36 से नेक्स्ट वाले को लूंगा मैं। फिर अगली बार मैं 36 को नहीं लूंगा, मैं 37 से लूंगा। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, 4 डाटा पॉइंट्स का मीन निकाल रहा हूँ और जो फर्स्ट है उसको फिर छोड़ दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 4 का निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं मीन निकालूंगा और इसी तरीके से मैं वेरिएंस निकालूंगा, इसी तरीके से मैं ऑटो कोरिलेशन निकालूंगा। और अगर ऐसे निकालने के बाद मेरा मीन क्या है, सेम आए, तो इसका मतलब मेरा जो डाटा है वो स्टेशनरी डाटा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपका मीन चेंज नहीं होना है टाइम के हिसाब से। अब यहाँ पे टाइम देखो, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो नीचे जाएगा ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन आपकी डेटा पॉइंट्स का मीन वही रह रहा है। इसका मतलब आपका डेटा स्टेशनरी है। ठीक है। अगर स्टेशनरी को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो स्टेशनरी का अगर सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं ना, तो वो डाटा जिस डाटा के अंदर जो एक ही पैटर्न हो वही रिपीट हो रहा हो बार 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 बार। ठीक है। तो उसको स्टेशनरी डाटा बोलते हैं। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि अगर किसी भी टाइम सीरीज का मीन अगर कांस्टेंट रह रहा है और वेरिएंस भी कांस्टेंट है, वेरिएंस मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ऑन एन एवरेज डेटा पॉइंट्स कितने स्कैटर्ड है। ठीक है। ये थोड़ा आपको स्टैटिस्टिकल के बारे में पता होना चाहिए तभी समझ में आएगा। ऑटो कोरिलेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर मीन, वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन किसी भी टाइम सीरीज का सेम है थ्रू आउट दी डाटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न है वो आइडेंटिकल है, एक तरह से मतलब सेम ही है। ठीक है। तो ये इस तरीके से पता चल जाता है। अब स्टेशनरी डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्योंकि आपके जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं ना, सॉरी टाइम सीरीज के एल्गोरिदम होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि आप मेरे को स्टेशनरी डाटा दो, तभी मैं प्रिडिक्शन दे पाऊंगा। और ये लॉजिकल भी लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी एल्गोरिदम को अगर आप कोई भी डाटा पकड़ा दोगे जिसमें कोई भी पैटर्न चल रहा है, ठीक है, डेटा पॉइंट्स कहीं भी कैसे भी चले जा रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम को भी प्रॉब्लम होने वाली है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका डेटा स्टेशनरी है, तो एल्गोरिदम को भी पता है कि आपके डेटा में जो पैटर्न है वो आइडेंटिकली होने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिडिक्शन करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि मीन, वेरिएंस, इसको मैं आपको एक डाटा सेट से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डाटा सेट ले रखा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टी है ना, ये टाइम है बेसिकली। अब यहाँ पे टाइम डेट नहीं डली हुई है, पर आप इसको डेट मान लेना, 1 जनवरी, मतलब 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, ऐसे पूरे मंथ का डाटा हमने 15 जन तक का डाटा रिकॉर्ड किया है। और इसको आप कुछ भी मान लेना, जैसे आप इसको सेल्स मान लेना। ठीक है। 10 के, 12 के ऐसे सेल्स मान लेना। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि हमको एक विंडो सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसके लिए मैं मीन को निकालना चाहूंगा। विंडो सेलेक्ट, तो मैंने यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर ली 3। ठीक है। अब 3 सेलेक्ट कर ली तो मैं पहले इन 3 पॉइंट्स का मीन निकालूंगा। 10 12 15, तो ये आपका मीन निकाला, तो क्या है यहाँ पे 12.33। फिर मैं नेक्स्ट का निकालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट का
तो ये रहा आपका 12, 15, 14 इसका निकालूंगा तो ये है आपका मीन यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट का निकालूंगा, नेक्स्ट मतलब 15, 14 और 13 का निकालूंगा, तो कहाँ है वो, यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, नीचे में डाटा में नीचे जाता रहा हूँ और मैं मीन निकालता जा रहा हूँ। और आप यहीं से देख सकते हैं कि जो मीन है वो सेम नहीं आ रहा है, किसी का 12.33 आ रहा है, दूसरे का 13.67 आ रहा है, तीसरे का 14.00 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मेरा जो टाइम है, ये जो टाइम कॉलम है नीचे जा रहा है, वैसे वैसे ऑन एन एवरेज 3 विंडो के लिए ऑन एन एवरेज आपकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है। सेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर आपकी सेल्स इंक्रीज करिए ऑन एन एवरेज, तो इसका मतलब क्या है कि आपके डाटा स्टेशनरी नहीं है, आपका डाटा स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 विंडो लिया है, 4 विंडो भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 विंडो के लिए मैंने काम किया है। 4 विंडो में आप 4 डाटा पॉइंट्स लूंगे, 10, 12, 15, 14। तो वहां से भी निकाल के देखा तो वहां भी मीन आपका सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका डाटा स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था कि मीन के अलावा क्या होना चाहिए, वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल होना चाहिए, तो वेरिएंस भी हमने इस डेटा पॉइंट का फिर से निकाला। अब वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि हम मीन से सारी वैल्यूज को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और उसका फिर समीशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यही काम हम करेंगे। हमने 3 विंडो लिए, तो 3 विंडो का पहले निकालेंगे। अब इस 3 विंडो का मेरे ख्याल से आपको मीन पता ऑलरेडी क्या आया था, 12.33 आया था। यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ना, यहाँ पे आया था ना 12.33। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को 12.33 से माइनस करेंगे। पहले 10 को माइनस करेंगे 12.33 से, ये रहा। फिर 12 को माइनस करेंगे 12.33 से, फिर 15 को माइनस करेंगे, वो ये रहा। और तीनों को ही क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे है, यहाँ स्क्वायर। और इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा जितने अपने डाटा पॉइंट्स लिए थे, डब्ल्यू डिनोट करें, कितने डाटा पॉइंट्स 3 थे। तो हमने इसका जब वेरियंस निकाला हुआ है 6.33। फिर यही वेरियंस आप निकालोगे नेक्स्ट 3 विंडो के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट 3 विंडो निकालने के बाद आप चेक करोगे कि क्या वो भी 6.33 के आसपास आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो डाटा स्टेशनरी है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएंस निकाल के देखोगे। अब ये जो है ना, ये सेम इसका नहीं है, ये विंडो 4 के लिए या फिर ना, इसी का है, मतलब इसका वेरिएंस भी आप निकाल सकते हो, 2.33 आ रहा है, तो वेरिएंस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ डाटा स्टेशनरी नहीं है। तो मैंने पहले मीन निकाला, मीन निकालने के बाद भी क्या पता चला कि डाटा स्टेशनरी नहीं है। वेरिएंस निकाला, वेरिएंस निकालने के बाद पता चला कि डाटा स्टेशनरी है। तो दोनों से ही हमको ये पता चला है कि हमारे जो डाटा है वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या हमको चेक करनी थी, ऑटो कोरिलेशन की। ऑटो कोरिलेशन भी हमारा सेम रहना चाहिए था। अब ऑटो कोरिलेशन भी आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। ऑटो कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपको मीन से आपके डाटा पॉइंट्स को माइनस करना पड़ता है, फिर उसके पहले वाली वैल्यूज को माइनस करना पड़ता है, और फिर उसी चीज का आपको रूट करके स्क्वायर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपने फिर से 3 विंडो लिए, तो आप फिर से इन तीनों का मीन निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे। मतलब बेसिकली आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। और फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसको इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चल रहा है कि मीन भी सेम नहीं है, और वेरिएंस भी सेम नहीं है, और ऑटो कोरिलेशन भी सेम नहीं है। जब तीनों ही चीजें सेम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया बात। अब जब स्टेशनरी नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली एल्गोरिथम को नहीं दे सकते, आपको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हाँ, जो पॉइंट्स टू नोट है ना, सबसे पहली चीज है कि विंडो डिसाइड करता है कि आपका जो डाटा है वो स्टेशनरी आएगा या नहीं आएगा। आप खुद भी सोच के देखिए, अगर आपने विंडो छोटा लिया है, जैसे मान लो विंडो इक्वल टू जैसा अभी तक हम लेके आ रहे थे ना, 2, 3 ले आए, तो उसमें क्या होगा कि ना, हम लॉन्ग टर्म एवरेज नहीं ले पाएंगे। लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब कि अगर आपने विंडो लिया होता 30, 40 या फिर 60 का, तो आप पूरे मंथ का एवरेज निकाल पाते कि पूरे मंथ का मीन क्या है, या पूरे 2 मंथ का मीन क्या है। तो जब आप ऐसे बड़ा बड़ा विंडो लेते हो ना, बड़े बड़े विंडो लेते हो, तो उस टाइम पे ना फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती है, और वहां से स्टेशनरिटी का थोड़ा ज्यादा पता लग पाता है। अगेन ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आपने जो डाटा लिया वो किस तरीका का लिया, उसमें कितनी वैल्यूज हैं, और जो वैल्यूज है मतलब पूरे डाटा की लेंथ कितनी है। ठीक है, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये बोल रहा है कि जब आपका जो डाटा है वो बहुत स्मॉल है, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत आएंगी, वेरिएंस में भी, मीन में भी, और कोरिलेशन में। ठीक है, क्योंकि स्मॉल विंडो की वजह से ना जो लोकल वेरिएशन होती है ना वो ज्यादा आती है, भले ही बजाय उसके कि हम पूरे लॉन्ग टर्म देख पाए कि लॉन्ग टर्म में मीन क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि टू डिटरमाइन टाइम सीरीज विश्लेषण यू नीड टू टेक सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइज। आपको अगर स्टेशनरी चेक करनी है तो आपको अच्छा खासा विंडो साइज का सैंपल लेना चाहिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि वो है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको 10, 20 इसके हिसाब से लेना चाहिए। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा सेट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये चीज। ठीक है, ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट भी हैं हम स्टेशनरी चेक करने के लिए, क्योंकि हमको ज़रूरी नहीं कि हमको मीन वीन ही निकालना है। ऑलरेडी साइंटिस्ट ने हमको 2 टेस्ट बना के दे दिए हैं, कोडर्स ने। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट है, इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे कि कैसे इन दोनों टेस्ट से हम चेक करते हैं कि डाटा स्टेशनरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब
ये पढ़ते हैं कि स्टेशनरी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि क्यों हम डेटा को स्टेशनरी प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी एक तो मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर डाटा स्टेशनरी होता है तो उससे हमको पता चलता है कि मीन वेरिएंस सेम है, तो हमको उसका बिहेवियर पता चल जाता है कि लॉन्ग टर्म में उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो टाइम सीरीज के मॉडल्स है, वो ये मान के चलते हैं कि उसको जो डाटा मिल रहा है वो स्टेशनरी मिल रहा है। अगर नॉन स्टेशनरी डाटा होगा ना, तो जो वो रिजल्ट बताएगा वो इनकरेक्ट होंगे वो। ठीक है, उसका रिलायबल फीचर एक्सट्रैक्शन, अगर मीन वेरिएंस और कोरिलेशन आपके इक्वल हैं, तो उससे के बाद ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मतलब कैसे, कि अगर आपका मीन चेंज ही हो रहा है, तो आपने एक मीन जान के क्या उखाड़ लिया, है कि नहीं? आपने पहले 30 पॉइंट्स का मीन जान लिया, मान लो आया 30.33, लेकिन अगले 30 पॉइंट्स का मीन आ रहा है कुछ 40, तो आपने ये मीन जान के भी क्या कर लिया, कुछ नया तो आपको पता नहीं चला नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके सारे 30 30 विंडो के सैंपल का मीन सेम ही रहता, तो एक मीन जान के आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती कि मेरे पूरे डाटा का ऑन एन एवरेज मीन 30 के आसपास ही रहने वाला है। तो अगर आपका डाटा स्टेशनरी है, तो आप किसी भी विंडो के लिए एक वैल्यू निकाल लो, वही वैल्यू सेम रहने वाली है, तो उससे हमको पूरे डाटा का आइडिया लग जाता है। ठीक है, और डाटा को इंटरप्रेट करना भी थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये सारे वजह से हम मानते हैं कि आपके डाटा के अंदर क्या नहीं चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि हाँ, स्टेशनरी कितनी तरह की होती हैं? अब मैंने कहीं पे स्टेशनरी लिख दिया, कहीं पे स्टेशनैरिटी लिख दिया है, तो उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है? स्टेशनैरिटी कितनी तरह की होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 तरह की स्टेशनैरिटी होती है, ठीक है? एक होता है आपकी स्टेशनैरिटी, दूसरा होता है वीक स्टेशनैरिटी और तीसरा होती है ट्रेंड स्टेशनैरिटी, ठीक है? अब सबसे पहले हम स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर वीक स्टेशनैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रेंड स्टेशनैरिटी के बारे में। तो सबसे पहले जब आप स्ट्रिक्ट स्टेशनरिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो स्ट्रिक्ट स्टेशनरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि आपके जो मीन है, वेरिएंस है और ऑटो कोरिलेशन, वो तो सेम रहना ही चाहिए, वो तो सेम रहना ही चाहिए। उसके अलावा आपका जो स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस और आपका जो वो है कर्टोसिस है, वो भी सेम रहना चाहिए, वो भी सेम रहना चाहिए। अब अगेन अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मेरे ख्याल से आपने इन टर्म्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है? मीन तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मीन कैसे सेम रहनी चाहिए। वेरिएंस भी आपको समझ में आ चुका होगा और ऑटो कोरिलेशन भी आपको समझ चुका होगा, ठीक है? अब बात करते हैं स्क्यूनेस की और कर्टोसिस की, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपने कहीं देखा होगा कि हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स होते हैं ना, उन डाटा पॉइंट्स का हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है? उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, कि हमारे पास जैसे मान लो कि मेरे पे 1000 डाटा पॉइंट्स है, ठीक है? अब 1000 डाटा पॉइंट्स में से मैं 100 पॉइंट्स निकाल देता हूँ रैंडमली। मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं रैंडमली निकाल रहा हूँ, ठीक है? और इन रैंडमली डाटा पॉइंट्स को ना मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर वो ऐसा आया, तो इसको हम राइटली स्क्यूड बोलते थे कि आपके यहाँ पे डाटा ज़्यादा है, यहाँ पे डाटा कम है। और अगर वो ऐसा आया, तो वो लेफ्ट स्क्यूड होता था, ठीक है? और अगर वो ऐसा आया, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो ये तो हो गया आपके स्क्यूनेस की, कि आपके डाटा जनरली इसके या इस तरीके के मिलते हैं आपको। अगला आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस बेसिकली आपके 3 तरह के होते थे, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है? एक होता था आपका लेप्टोकर्टिक, ठीक है? इस तरीके का होता था। एक होता था मेसोकर्टिक, जो उससे थोड़ा नीचे होता है। एक होता था प्लेटोकर्टिक, जो थोड़ा ऐसा होता है, फ्लैट टाइप का होता था। 3 तरह के कर्टोसिस होता है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक। ठीक है? ये 3 तरह के डेटा पॉइंट्स होते थे। ये हमारा कर्टोसिस बताता है। ठीक है? ये तो आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस मैंने समझा दिया। स्क्यूनेस का मतलब क्या है? वही, ये आपका ये आपका हो गया स्क्यूनेस, इस तरह का या इस तरह का या बीच में। और जो आपका स्क्यूनेस हो गया, उसके बाद कर्टोसिस, ये ऊंची पीक, फिर फ्लैट पीक और उसके बाद उससे भी ज्यादा फ्लैट पीक, इस तरह का आपका होता थे वो कर्टोसिस। ठीक है, इनके बारे में आप नेट पे सर्च मार लेना, इजीली आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नया है नहीं। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट स्टेशनरिटी हमको ये बोलता है कि आपका मीन, वेरिएंस, ऑटो कोरिलेशन तो इक्वल होना ही चाहिए। उसके अलावा का स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी इक्वल होना चाहिए। और यही चीज़ अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखेंगे ना, इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि एक टाइम सीरीज़ स्ट्रिक्टली स्टेशनरी तब होती है जब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? सेम रहता है, अनचेंज ओवर टाइम। मतलब टाइम बढ़ता रहे लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसके मतलब को थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपके पास एक डाटा है, ठीक है? फिर से वही यहाँ पे डेट कॉलम होगी, यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं हम, ठीक है? इसमें पहले 30 पॉइंट्स यहाँ तक हो गए। ठीक है? फिर अगले 30 पॉइंट्स यहाँ हो गए, अगले 30 पॉइंट्स यहाँ हो गए, ठीक है? अब मान लेते हैं ना, ये जो पहले 30 पॉइंट्स है ना, ये जो पहले 30 पॉइंट्स है, इसके लिए मैंने टेम्परेचर का वो बनाया, ग्राफ बनाया, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बताया, प्रोबेबिलिटी पीडीपी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाया और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आया, मान लेते हैं, ठीक? ऐसा आया। तो जब मैं उसको नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए बनाऊँ ना,
तो वो भी एग्ज़ैक्टली ऐसा ही आना चाहिए। मतलब उसकी जो पीक है, इसकी पीक वो सेम रहनी चाहिए। इसमें जो स्प्रेड है, इसमें जो स्प्रेड है, वो भी सेम होना चाहिए। अगर इसकी पीक सेम रहेगी, तो एक कर्टोसिस बोल देगा कि हाँ, कर्टोसिस है, इसमें सेम है। अगर इसकी ये फ्लैटनेस सेम होगी, तो आप बोल दोगे इसकी स्क्यूनेस भी क्या है? सेम है। मतलब ये लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, वही ठीक है? मतलब वही राइटली स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड नहीं होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली सेम कॉपी होनी चाहिए मतलब बेसिकली। तो तब जाके आपके स्क्यूनेस और कर्टोसिस इक्वल होंगे और डेफिनिटली आपको इसका मीन, वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा। इसका मीन निकालिए, वेरिएंस निकालिए, ऑटो कोरिलेशन निकालिए इस विंडो का, फिर इसका भी निकालिए और फिर चेक करिए कि क्या ये सेम रह रहा है कि नहीं रह रहा। ठीक है? तो ऐसा करने के बाद ही आप ये बता सकते हैं कि डाटा आपका स्ट्रिक्टली स्टेशनरी है या नहीं है। तो यही इसने बोला है कि आप टाइम को चेंज कर दो, टाइम को चेंज कर दो, लेकिन उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो आपके डेटा पॉइंट्स है ना, एक्स और ये एक्स, ये दोनों क्या होने चाहिए? इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। अब जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेम बोलूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो पहले 30 मंथ है, उसका डाटा यहाँ पे 10 है, तो यहाँ भी 10 ही हो। यहाँ 20 है, तो यहाँ भी 20 हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये वेरी कर सकते हैं। इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है? कोई अप डाउन कैसे भी कर सकता है। यहाँ पे अप डाउन कर सकता है। एक्ज़ैक्टली सेम डेटा पॉइंट्स तो कभी नहीं होंगे, आपको पता है। लेकिन इनका जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो वो सेम रहना चाहिए। इनका मीन निकालो, वो सेम रहना चाहिए। ठीक है? तो तब जाके डाटा आपका स्ट्रिक्टली स्टेशनरी होता है। ठीक है? समझ में आया? इसको एग्ज़ैक्टली इक्वल नहीं होना, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को एग्ज़ैक्टली इक्वल होना है। ठीक है? क्योंकि ऐसा हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। रियल वर्ल्ड डाटा में आपको कहाँ मिलेगा कि भैया आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, उसकी पीक भी सेम है, मीन भी सेम है, वेरिएंस भी सेम है और ऑटो कोरिलेशन है। मतलब जो स्ट्रिक्टली स्टेशनरी है, वो खाली वो रीडिंग पढ़ने के लिए अच्छा है, बाकी कहीं काम आना है नहीं आपके। ठीक है? इसलिए आपको चलना है वीक स्टेशनरी में। अब वीक स्टेशनरी में ये डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाता है। ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम 3 चेंज करके बता दो कि मीन सेम होना चाहिए, वेरिएंस सेम होना चाहिए और आपका ऑटो कोरिलेशन सेम होना चाहिए। ठीक है? अब ऑटो कोरिलेशन सेम होने का मतलब इन तीनों ही सेम होने का मतलब कि ये तीनों ही टाइम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये किस पे डिपेंड करनी चाहिए? वैल्यूज़ पे डिपेंड करनी चाहिए। टाइम ऊपर जाए, नीचे जाए, इनकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ठीक है? अब इसको देख पाना वीक स्टेशनरी देख पाना थोड़ा-सा ईज़िली होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिक्ट स्टेशनरिटी। तो इसलिए आप जब भी डाटा निकालें, आप वीक स्टेशनरी का चेक कर सकते हैं। अब फिर से वही वीक स्टेशनरी को कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए 2 टेस्ट हैं, एडीएफ टेस्ट है और एक केपीएसएस टेस्ट है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे हम। उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा वीक स्टेशनरिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बनाएँगे। अब कैसे बनाएँगे ये भी हम फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? तो वीक स्टेशनरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है? अब वीक स्टेशनरी का मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी करी है कि जो आपकी वीक स्टेशनरी होगी ना, वो कुछ इस तरीके से होगी कि आपकी ना मतलब एग्ज़ैक्टली इस तरीके नहीं होगी। आपके कुछ वैल्यूज़ जो ये ना 0 कुछ वैल्यूज़ ऊपर होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज़ नीचे होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज़ ऊपर होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज़ नीचे होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप इसका एवरेज निकालोगे ना ऑन एन एवरेज, तो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू मिलके क्या हो जाएँगी? कैंसल आउट हो जाएँगी और एक न्यूट्रल वैल्यू दे देंगे आपको, ठीक है? जैसे मान लो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 10 हो, मान लो ये यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 0 हो, मान लो आपके 10 है यहाँ पे, तो 10 के कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे ना, तो ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू करके क्रॉस करके आपको 10 ही मिल जाएगा, 10 के आस-पास ही मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी जो टाइम सीरीज़ है वो देखो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि यहाँ का मीन और यहाँ का मीन कभी सेम नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ के सारे डाटा पॉइंट्स नीचे हैं, यहाँ के सारे डाटा पॉइंट्स ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तो इसका मीन हमेशा ज़्यादा आएगा, इसका मीन हमेशा कम आएगा और यही चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हो इसके अंदर तो सीज़नैलिटी भी है और क्या कहते हैं ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो ऐसे जो चार्ट होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, ठीक है? तो स्टेशनरिटी के लिए आपको क्या करना होता है? स्टेशनरी के आपको जब भी आप किसी भी डेटा का लाइन प्लॉट बनाएँ, क्या बनाएँ? लाइन प्लॉट तो आपको चेक करना है कि वो जो डेटा पॉइंट्स है ना वो एक लाइन के ऊपर-नीचे एक्सिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ना वो विद टाइम नीचे जानी चाहिए, ना वो विद टाइम ऊपर जानी चाहिए क्योंकि ऊपर जाएँगे तो मीन बढ़ेगा, नीचे जाएँगे तो मीन घटेगा। उन दोनों ही केस में स्टेशनरिटी नहीं होगी, ठीक है? तो ये आप इस तरीके से चेक कर सकते देख के, ठीक है? बाकी जो डाटा पॉइंट्स हैं वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? अब अगला चलते हैं हम किस पे? हाँ, ट्रेंड स्टेशनरिटी जो तीसरा हमने को पढ़ना है। अब ट्रेंड स्टेशनरिटी का मतलब बेसिकली ये जो आपको मैं ये तो बता रहा था कि अगर आपके डेटा पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये पता है कि यहाँ वाला मीन इक्वल कभी नहीं हो सकता। यहाँ का मीन हमेशा ज़्यादा होगा, यहाँ का मीन हमेशा कम होगा, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको डिट्रेंड कर सकते हैं। अब डिट्रेंड करने का मतलब फिलहाल मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें से आप ट्रेंड को निकाल सकते हो। ट्रेंड को कैसे निकालते हैं? अगेन लास्ट वीडियो देखना, लास्ट वीडियो में हमने टाइम सीरीज़ डिकम्पोज़िशन के बारे में बात करी थी कि जहाँ पे हम एक टाइम सीरीज़ को ब्रेक कर देते थे, किसमें? ट्रेंड में, सीज़नैलिटी में और रेसिडुअल में। तो आप उसमें से जब ट्रेंड निकालेंगे ना, ये जो डाटा है आपका इस तरह का ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको जब ट्रेंड निकालेंगे ना, तो ये डाटा पॉइंट आपके सीधे फ्लक्चुएट करेंगे, मतलब सीधी लाइन में फ्लक्चुएट करेंगे। तो उसके बाद मे बी चांस है कि वो स्टेशनैरिटी हो जाए, मतलब गारंटी नहीं है। उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, फिर से मीन वेरिएंस और ऑटो कोरिलेशन। लेकिन ट्रेंड हटाने के बाद फिर भी चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रेंड में तो डेफिनिटली कभी भी स्टेशनरी नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे स्टेशनरिटी को जो
ट्रेंड हटाने के बाद बन जाए उसको ट्रेंड स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट में हम रिकैप कर लेते हैं और रिकैप करने का आपको ये नहीं पढ़ना, आपको बस ये समझाना है कि जैसे ये आपकी टाइम सीरीज़ ये स्टेशनरी होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर इसमें एक लाइन खींच दूँ, तो लाइन की कुछ वैल्यूज़ ऊपर जा रही है, कुछ वैल्यू नीचे जा रही है, तो इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, मतलब अलग-अलग विंडोज़ का एवरेज निकालो, तो वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। ऑन द अदर हैंड इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो अब यहाँ का मीन निकालेंगे, यहाँ का मीन निकालेंगे, वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड आप इसमें चेक करें, तो ये इसमें ना डाटा पॉइंट्स ऊपर-नीचे तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें वेरिएंस सेम नहीं हो रहा। अब वेरिएंस आपको पता है ना, ऑन एन एवरेज डाटा पॉइंट्स कितने फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत कम है। तो इसका मतलब भले ही यहाँ पे भले ही एक मैं इसको और ढंग से बताता हूँ, भले ही यहाँ पे जो मीन आए और यहाँ का जो मीन आए इस तरफ का, अब यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी फ़ोटो हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ का मीन आए, ठीक है? यहाँ का मीन और यहाँ का मीन सेम आए, इक्वल आए, लेकिन फिर भी ये स्टेशनरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे बना के बताऊँ, यहाँ पे तो फ्लक्चुएशन कम है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन एकदम से बढ़ गई है फिर। तो यहाँ का जब वेरिएंस निकालोगे ना, यहाँ का वेरिएंस बहुत कम आएगा, क्योंकि डाटा पॉइंट स्कैटर्ड है नहीं। यहाँ का वेरिएंस बहुत ऊपर आने वाला है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्ड ज़्यादा है। तो आपको तीनों चीज़ चेक करनी है, मीन भी, वेरिएंस भी और ऑटो कोरिलेशन भी, तभी डाटा स्टेशनरी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया क्यों ये डाटा स्टेशनरी है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन सेम रह रही है और एक ही लाइन के ऊपर नीचे। इसमें ट्रेंड बन रहा है और इसमें तो फ्लक्चुएशन विद टाइम बढ़ रही है, ठीक है? तो ऐसे डाटा को नॉन स्टेशनरी डाटा बोला जाता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से मैं आप इसको इस वीडियो में स्टेशनरी डाटा के ऊपर समझा पाया होऊंगा, और समझा पाया तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो डेफिनेटली मुझको कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।